नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे सामने ऑर्बिटेक्स नाम के एक प्रोजेक्ट से जुड़ा दस्तावेज है। यह हमें डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मतलब डीफाई की दुनिया में ले जाता है और बताता है कि ऑर्बिटेक्स इसमें अपनी जगह कैसे बनाना चाहता है। तो ऑर्बिटेक्स पर गहराई से बात करने से पहले चलिए जल्दी से समझते हैं कि ये डीफाई आखिर है क्या। इस दस्तावेज के मुताबिक डीफाई मतलब ब्लॉकचेन पर बनी फाइनेंशियल सर्विसेज का एक सिस्टम है, जैसे कर्ज लेना, देना या ट्रेडिंग करना, वो भी बिना पारंपरिक बैंकों के। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करता है, जैसे इथेरियम पर, ताकि लोग सीधे डैप्स के जरिए लेन देन कर सकें। फायदे: कोई बिचौलिया नहीं, इंटरनेट वाला कोई भी यूज कर सकता है, तेज है, पारदर्शी है और ग्लोबल भी। लक्ष्य है एक ज्यादा खुली और उपयोगकर्ता नियंत्रित फाइनेंशियल सिस्टम बनाना। आज हमारा काम है ऑर्बिटेक्स दस्तावेज की बारीकी से पड़ताल करना, देखना है कि ये प्रोजेक्ट क्या करने का दावा कर रहा है, इसकी खास बातें क्या हैं और ये डीफाई स्पेस में खुद को कैसे पेश कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये देखना दिलचस्प होगा कि ऑर्बिटेक्स खुद को कैसे प्रस्तुत करता है, खासकर जब वो डीफाई 3.0 प्रोटोकॉल, ट्रेजरी बैकिंग और एक पूरा इकोसिस्टम बनाने जैसी बड़ी बातें कर रहा है। हाँ, और दस्तावेज की शुरुआत में ही एक बड़ा दावा है कि ऑर्बिटेक्स सिर्फ एक और डीफाई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये 4 मुख्य स्तंभों पर जोर देता है: पावरफुल टेक, 100% डिसेंट्रलाइज्ड, ट्रेजरी से बैक्ड और स्थिर यानी स्टेबल। ये स्थिरता वाला दावा थोड़ा स्टेबल, खास तौर पर जब दस्तावेज आगे बताता है कि ये डीफाई 3.0 प्रोटोकॉल पर चलता है और इसमें एक नॉन स्टेबल एल्गोरिदमिक टोकन RTX है। एल्गोरिदमिक टोकन और स्थिरता, ये थोड़ा मुश्किल कॉम्बिनेशन रहा है हिस्टोरिकली। दस्तावेज कहता है कि RTX टोकन USDT जैसी सुरक्षित ट्रेजरी संपत्तियों से समर्थित है और स्थिरता बॉन्ड बिक्री से हासिल होती है। लेकिन ये USDT बैकिंग कैसे काम करती है, मतलब कितना सपोर्ट है, कहाँ है वो ट्रेजरी, इस पर हमें बाद में और देखना होगा। अच्छा, उनका मिशन भी काफी बड़ा लगता है, डिजिटल स्वतंत्रता पुनः प्राप्त करना। कह रहे हैं कि एक ऐसा मंच बना रहे हैं जहां अभिव्यक्ति स्थायी हो, डेटा पर्सनल हो और कम्युनिटी पावरफुल हो। सेंट्रलाइज्ड सेंसरशिप को तोड़ने और क्रिएटर्स, थिंकर्स और विद्रोहियों को एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर लाने की बात है। और विजन की बात करें तो ये वेब 2 से वेब 3 में एक आसान बदलाव लाने पर फोकस्ड है। उनका मानना है कि ब्लॉकचेन की पारदर्शिता, सुरक्षा और स्वायत्तता से यूजर्स का डिजिटल अनुभव बेहतर होगा और ऑर्बिटेक्स खुद को इस बदलाव का पुल बता रहा है। एक तरह से वेब 3 अपनाने में जो मुश्किल आती है ना, कि इस्तेमाल करना आसान नहीं होता, उसको ये दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब ऑर्बिटेक्स इकोसिस्टम के हिस्सों को देखते हैं। दस्तावेज कई पिलर्स का जिक्र करता है। पहला है सिक्योरिटी और प्राइवेसी। यहां दावा है कि वे ट्रस्टेड हार्डवेयर एन्क्रिप्शन चिप्स को डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलाते हैं। इससे डेटा प्राइवेसी, ट्रांजैक्शन इंटेग्रिटी और सिस्टम वाइड ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने का वादा है। साथ ही टैंपरिंग, सर्विलांस और डेटा लीक से सुरक्षा का भी। हार्डवेयर आधारित सुरक्षा, ये सुनने में तो अच्छा लगता है। सैद्धांतिक रूप से हाँ, ये सॉफ्टवेयर से ज्यादा मजबूत हो सकता है, लेकिन ये व्यवहार में कैसे लागू होता है, ये समझना इस दस्तावेज से मुश्किल है, पुष्टि करना मुश्किल है। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल वेरिफिकेशन और डेटा इम्यूटेबिलिटी के लिए तो खैर स्टैंडर्ड है ही। ठीक है, तो सिक्योरिटी के बाद अगला बड़ा हिस्सा है ऑर्बिटेक्स प्रोजेक्ट लॉन्चर। ये क्या चीज है? दस्तावेज के अनुसार ये एंटरप्रेन्योर्स और डेवलपर्स को उनके डिसेंट्रलाइज्ड आइडियाज को शुरू से लेकर स्केल तक ले जाने में मदद करने के लिए है। इसमें डैप्स बनाने और लॉन्च करने के लिए एंड टू एंड सपोर्ट, कम्युनिटी ड्रिवन फंडिंग, रिसोर्सेज तक पहुंच और ऑर्बिटेक्स यूजर बेस के जरिए प्रचार के लिए बिल्ट इन टूल्स शामिल हैं। हाँ, ये एक इंक्यूबेटर या कह सकते हैं लॉन्च पैड मॉडल जैसा लग रहा है, जिसे इकोसिस्टम के अंदर ही नए प्रोजेक्ट्स को पुश देने के लिए डिजाइन किया गया है। कम्युनिटी ड्रिवन फंडिंग और बिल्ट इन प्रमोशन से नेटवर्क इफेक्ट बन सकता है, मतलब जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, प्लेटफॉर्म उतना वैल्यूएबल होता जाएगा। इससे ग्रोथ तेज हो सकती है। इकोसिस्टम का एक और अहम हिस्सा बताया गया है सोल आईडी। दस्तावेज इसे ऑर्बिटेक्स का सिक्योर और इंटीग्रेटेड डिजिटल आइडेंटिटी सोल्यूशन बताता है। कहा गया है कि इससे यूजर पूरे इकोसिस्टम में अपनी आइडेंटिटी, एसेट्स और रेपुटेशन पर कंट्रोल रख सकते हैं। इसकी खूबियां यूनिक, वेरीफाइबल आइडेंटिफायर, सभी ऑर्बिटेक्स ऐप्स में इंटरऑपरेबिलिटी और आइडेंटिटी थेफ्ट और डेटा मैनिपुलेशन को खत्म करना। एक इंटीग्रेटेड सेल्फ सॉवरेन डिजिटल आइडेंटिटी, मतलब ऐसी पहचान जिस पर यूजर का कंट्रोल हो, कंपनी का नहीं।
ये Web3 के लिए एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल। चुनौती अक्सर इसे लागू करने और लोग इसे अपनाएं, इसमें आती है। ये देखना अहम होगा कि ऑर्बिटेक्स का सोल आईडी असल में कैसे काम करता है, क्या ये वाकई यूज़र को कंट्रोल देता है और ये दूसरी आइडेंटिटी सिस्टम्स के साथ कैसे इंटीग्रेट होता है। और इकोसिस्टम का आखिरी पिलर जिसका जिक्र है वो है ऑर्बिट-एक्स स्टोर। ये डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स, डैप्स को खोजने, इस्तेमाल करने और रेट करने के लिए एक क्यूरेटेड गेटवे है। इसमें अलग अलग डैप्स तक वन क्लिक एक्सेस, कम्युनिटी ड्रिवन ऐप रेटिंग्स और रिव्यू और डेवलपर्स के लिए सपोर्ट और मार्केट विजिबिलिटी शामिल है। तो एसेंशियली ये इकोसिस्टम के लिए एक ऐप स्टोर हुआ। कम्युनिटी ड्रिवन रेटिंग्स ट्रांसपेरेंसी तो ला सकती हैं, बिल्कुल, लेकिन यहाँ मॉडरेशन और क्वालिटी कंट्रोल बहुत जरूरी होंगे ताकि यूजर्स को भरोसेमंद और सेफ ऐप्स मिलें और खराब या मैलिशियस ऐप्स हटाए जा सकें। चलिए अब इस इकोसिस्टम के दिल यानी $RTX टोकन पर आते हैं। दस्तावेज कहता है कि ये प्रोडक्ट्स के डिजाइन और डेवलपमेंट के तरीके में क्रांति ला रहा है। इसमें 12 महीने के R&D, डेक्सक्रीना और पैनकेक स्वैप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लिस्टिंग और ग्लोबल फिनटेक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स की एक अनुभवी टीम होने का भी जिक्र है। हाँ, ये बातें RTX टोकन के आसपास काफ़ी एक्टिविटी और महत्वाकांक्षा दिखाती हैं। लिक्विडिटी और ट्रेजरी के बारे में दस्तावेज फिर से दोहराता है कि RTX टोकन USDT द्वारा समर्थित हैं और इसे मार्केट में लिक्विडिटी के लिए एक मजबूत ट्रेजरी फंड माना जाता है। लाइव कीमतें Web3 बैक ऑफिस या डेक स्क्रीनर पर ट्रैक की जा सकती हैं, लेकिन ये USDT बैकिंग का दावा ये अभी भी थोड़ा अस्पष्ट है। क्या ये 1.1 बैकिंग है? वो ट्रेजरी कहाँ रखी है? क्या उसका कोई ऑडिट होता है? ये जानकारी स्थिरता के दावे को परखने के लिए ज़रूरी है, खासकर एक एल्गोरिथमिक टोकन के लिए। टोकन के डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एलोकेशन का भी जिक्र है। टोकन का नाम तो साफ नहीं है, सिर्फ टोकन नेम लिखा है, सिंबल RTX है और टोटल सप्लाई 210 मिलियन बताई गई है। डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह दिखाया गया है: 55%, 25%, 15% और 5%। ये मिलकर 100% बनता है। देखिए, ये जानना कि टोकन कैसे बटा है ये ज़रूरी तो है, पर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि ये हिस्से किसे दिए। ऑर्बिटेक्स मोबाइल ऐप, Web2 कंपनी से पार्टनरशिप और उनके लिए माइग्रेशन टूल्स। चौथा फेज एवोल्यूशन, ग्लोबल स्केलिंग, AI मॉडरेशन टूल्स जो DAO कंट्रोल करेगा और डिसेंट्रलाइज्ड वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग और VR इंटीग्रेशन। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी रोड मैप है। मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से शुरू होकर ग्रोथ, एक्सपेंशन और आखिर में Web3 मीडिया और इंटरैक्शन के काफ़ी एडवांस्ड फॉर्म्स तक। हर फेज के लिए कोई टाइमलाइन नहीं दी है ना? पर ये उनके इरादों का स्केल दिखाता है। इन सभी टारगेट्स को हासिल करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर टेक्निकल डेवलपमेंट और यूजर्स को जोड़ने की जरूरत होगी। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद कई लोगों का ध्यान खींचेगा, ऑर्बिटेक्स के साथ स्मार्ट तरीके से कमाए। दस्तावेज कुछ खास बातें बताता है। पहला, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स। RTX टोकन स्टेक करने पर हर 12 घंटे में पेमेंट जो रोज का 1% तक हो सकता है। दूसरा, कम एंट्री बैरियर। $1 जितनी कम रकम से शुरू कर सकते हैं, हालांकि बेहतर ग्रोथ के लिए $120 रेकमेंड करते हैं। तीसरा, Web3 और फुल कंट्रोल का दावा। मतलब Web3 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इन्वेस्टमेंट और फंड्स पर पूरा कंट्रोल और पेमेंट्स हर 12 घंटे में। यहाँ रुकना जरूरी है। रोज का 1% तक का रिटर्न, खासकर अगर ये लगातार मिलता रहे और कंपाउंड हो, जैसा कि दस्तावेज में $1000 के $37,783 बनने वाले उदाहरण से दिखाया गया है। दस्तावेज ऑर्बिटेक्स को दूसरों से अलग बताने वाले कुछ और पॉइंट्स भी गिनाता है। कोई इक्विटी लॉकिंग नहीं, कोई रिन्यूअल नहीं, कोई पैकेज नहीं, कोई KYC की जरूरत नहीं। KYC नहीं, ये कुछ यूजर्स को अच्छा लग सकता है जो एनोनिमिटी चाहते हैं, बिल्कुल, लेकिन ये रेगुलेटरी चिंताएं पैदा करता है। कई देशों में फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए KYC जरूरी है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह रोकी जा सके। KYC न होने से प्लेटफॉर्म इन चीजों के लिए ज्यादा वल्नरेबल हो सकता है। हाँ, और आगे फंड का कोई वितरण नहीं, निकासी की कोई मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं, कोई कैपिंग नहीं, पेमेंट के टाइम डेट पर कोई रोक नहीं, मिनिमम 1 दिन की स्टेकिंग, सबके लिए सेम रिटर्न और 100% डिसेंट्रलाइज्ड मंच होने का दावा। निकासी पर कोई लिमिट न होना फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है, लेकिन सेम रिटर्न का दावा शायद सिर्फ स्टेकिंग परसेंटेज के लिए सच हो। जैसा हमने कहा, टोकन की कीमत में उतार चढ़ाव आपके असल डॉलर रिटर्न को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। अब आते हैं एफिलिएट प्रोग्राम पर।
ऐसा लगता है कि कम्युनिटी बनाने और ग्रोथ को तेज करने के लिए इस पर बहुत जोर है। दस्तावेज 7 तरह के बोनस बताता है। डेली स्टेकिंग बोनस, 15x लेवल बोनस, अपलाइन बोनस, ऑर्बिटेक्स रिवॉर्ड बोनस, ऑर्बिटेक्स स्टार बोनस, ऑर्बिटेक्स पूल बोनस और ऑर्बिटेक्स क्लब बोनस। डेली स्टेकिंग बोनस रोज 1% तक की बात तो हो गई। ये बोनस स्ट्रक्चर्स, खासकर लेवल बोनस, स्टार बोनस, रिवॉर्ड बोनस, ये काफी हद तक मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM या कहिए नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम्स जैसे लगते हैं। ये DeFi प्रोजेक्ट्स में तेजी से ग्रोथ और यूजर एक्विजिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनमें अक्सर आपको अपनी डाउनलाइन, मतलब आपके जोड़े हुए लोग और उनके जोड़े हुए लोग के कई लेवल्स तक बोनस मिलता है। हाँ, जैसे 15x लेवल बोनस में आपको अपनी डाउनलाइन में 15 लेवल्स तक बोनस मिलता है। हर लेवल को अनलॉक करने के लिए आपको खुद ज्यादा रकम स्टेक करनी पड़ती है और फिक्स नंबर में लोगों को डायरेक्ट रेफर करना होता है। जैसे लेवल 1 के लिए $100 स्टेक और 1 डायरेक्ट, जबकि लेवल 15 के लिए $10,000 स्टेक और 15 डायरेक्ट रेफरल चाहिए। बोनस परसेंटेज भी हर लेवल पर अलग अलग है। बिल्कुल। इसी तरह के और भी बोनस हैं। अपलाइन बोनस में अगर आप $3,000 जमा करते हैं और 8 डायरेक्ट रेफरल लाते हैं, हर एक कम से कम $1,000 जमा करें, तो आप अपने अपलाइन की कमाई का 5% कमा सकते हैं। ये अपलाइन बोनस वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाता है। आमतौर पर फोकस डाउनलाइन पर होता है। ऑर्बिटेक्स स्टार बोनस रैंक बेस्ड है। टीम के टोटल बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर रैंक, 1 स्टार से सुपरस्टार और बोनस मिलते हैं। ऑर्बिटेक्स रिवॉर्ड बोनस टाइम लिमिट में स्टार रैंक हासिल करने पर 1 टाइम रिवॉर्ड देता है। और 2 बोनस और हैं। ऑर्बिटेक्स क्लब बोनस, जिसमें कंपनी के टर्नओवर का 6% मंथली टॉप लीडर्स में बांटा जाता है। टर्नओवर का क्या मतलब है, ये यहाँ क्लियर नहीं है। किसका टर्नओवर? ट्रेडिंग वॉल्यूम या कुछ और? और ऑर्बिटेक्स पूल बोनस, जो निकासी पर लगने वाले 6% शुल्क से आता है। इसके 2 हिस्से हैं। डेली पूल, जो रैंडम तरीके से छोटे इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड देता है, और मंथली पूल, जो बड़े इन्वेस्टर्स और अचीवर्स को रिवॉर्ड देता है। उस 6% ट्रांजैक्शन फीस पर आते हैं, जो हर विड्रॉल पर लगती है। दस्तावेज बताता है कि ये कैसे बढ़ती है। 3% बर्निंग में जाता है, मतलब टोकन को हमेशा के लिए सर्कुलेशन से हटा दिया जाता है। टोकन बर्न करना एक कॉमन तरीका है सप्लाई कम करके कीमत को सपोर्ट करने का। ये एक डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म है। 2% डेली पूल में जाता है और 1% मंथली पूल में जाता है। यहाँ इंटरेस्टिंग ये है कि फीस का आधा हिस्सा 3% बर्न होता है और बाकी आधा 3% वापस कम्युनिटी को पूल बोनस के रूप में चला जाता है। ये पार्टिसिपेशन को इंसेंटिवाइज करने पर बहुत मजबूत फोकस दिखाता है। आखिर में कुछ मुख्य नियम और शर्तें। मिनिमम डिपॉजिट $1, $120 रिकमेंडेड। मिनिमम विड्रॉल $1 डेली। विड्रॉल RTX टोकन में ही होता है। स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी RTX टोकन में मिलते हैं और आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट 24 घंटे बाद निकाल सकते हैं, लेकिन 6% फीस काट। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।